नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम 1 से 5वीं तक की जो भाषा पूछी जाएगी, ठीक है, उसके प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें हिंदी के 45 क्वेश्चन है और इंग्लिश, कल मैंने इंग्लिश के 10 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पहले आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा देना चाहिए, इसके बाद समझाना चाहिए, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि क्या समझाएं, पता नहीं ये आता है कि नहीं आता है, एडम फ्रेसेस क्या होते हैं, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो इसलिए आज हम इंग्लिश की भी पूरी क्लास इसी वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सरल है और हम सरल वे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है। इससे कोई मेरिट निर्धारण नहीं होनी है ना, मेरिट तो हमारे सामान्य ज्ञान से निर्धारण होनी है। तो हम सामान्य ज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और ये भाषा की भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, इस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, ठीक है। ये सब तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, ठीक है। ता था दा धा ना है, ये सब दंत हैं। आगे पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, देखिए पा फा बा भा माँ बोल के देखिएगा, ओष्ठ के बिना आप लोग नहीं बोल सकते ना, ओष्ठ ज्वाइंट के बिना। आगे चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ये चा छा जा झा ञा, ये चा वर्ग है, इसमें इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, ठीक है, जितने भी वर्ण आते हैं। आगे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। आगे छ, त्रंग और ज्ञा, ये तीनों कौन से व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा कि छा किससे बना है? का और षटकोण वाले शा से छा। इसके बाद त्रा किससे बना है? त्रा और त्रा, ता और रा से त्रा बना है। और ज्ञा, ज्ञा बना है जा और इया से, ठीक है। तो इसको ही संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं। आगे पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक तत्सम शब्द है, ठीक है। पुस्तक कैसा शब्द है? तत्सम। देखिए इसको बोल के ही पता चल जाएगा कि पुस्तक आधा शाह है, तो ये तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव की हमने सारी ट्रिक की वीडियो बना रखी है। आप लोग अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को कहीं और से तत्सम तद्भव पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके एग्ज़ाम में अगर तत्सम तद्भव के 2-3 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो वहाँ से ज़रूर फंस जाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के तत्सम तद्भव की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आग कौन सा शब्द है? तो आग जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। नेक्स्ट पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी तत्सम है, ठीक है। धरती, धरती बताइए, पृथ्वी तत्सम है, धरती हमारा तद्भव है। आगे टेबल कौन सा शब्द है? तो टेबल विदेशज शब्द है। टेबल यानी इंग्लिश में लिखते हैं ना हम टेबल, ठीक है। टेबल कोई देशज शब्द नहीं है, ये इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। ऐसे टेबल, तो ये विदेशज शब्द है, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए नाक कौन सा शब्द है? तो नाक क्या है? ऋण शब्द है। आप लोग को पता है ऋण, यौगिक, योग रूढ़ क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम नाक लिखते हैं ना, तो इसका कोई भी संधि विच्छेद नहीं होगा। नाक अपने आप में ही एक संपूर्ण वर्ण है, इसीलिए इसको ऋण वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो नाक कौन सा शब्द है? तो ऋण शब्द है। यौगिक जो संधि विच्छेद से बनते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय विद्या धन आलय होता है ना, तो ये कौन सा शब्द है? ये यौगिक शब्द है। योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना होता है ना, तो ये विद्यालय ये यौगिक शब्द हो जाएगा। योग ऋण, योग ऋण जो बहुव्रीहि के उदाहरण होते हैं वो योग ऋण होते हैं, ठीक है। जैसे 10 हैं आनंद जिसके, तो दशानन बोलते हैं ना, तो दशानन क्या है? ये योग ऋण शब्द हैं। ऐसे ही ये हिंदी का आपको साथ साथ में बताते चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल में जातिवाचक संज्ञा है। कैसे जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, देखिए इसमें किसी फूल का पर्टिकुलर नाम तो दिया नहीं है, ठीक है।
इसीलिए ये जातिवाचक है। फूल, अब आपको क्या पता है, फूल में तो कमल का फूल, गुलाब का फूल, चंपा, चमेली, सारे को, सबको क्या बोलते हैं, सभी को हम फूल ही बोलते हैं ना। तो फूल कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है, तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब ईमानदारी किसी का नाम तो होता नहीं है, होता है, ईमानदारी किसी का नाम भी नहीं होता है, कोई क्रिया भी नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे अंदर के भाव होते हैं कि हम ईमान हैं या बेईमान हैं या कुटिल हैं, तो ये अंदर से उत्पन्न होता है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे, लंबोदर कौन सा शब्द है, तो लंबोदर योग ऋण शब्द है। ऋण, ऋण वो शब्द होते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक, यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने हों। और योग ऋण जो मतलब जिसका अर्थ कुछ तीसरा हो, तो उसे लंबोदर, जैसे लंबोदर का विस्तार हम अगर करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश है ना। तो ये योग ऋण जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे योग ऋण होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। आगे, सोना कौन सा संज्ञा है, तो सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। वो जितने धातु होती है ना, सोना, चांदी, लोहा, पारा, ये सब कौन से संज्ञा होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कौन सा पुरुष है, तो मैं उत्तम पुरुष है। तो देखिए इसका ये क्या है, मैं मतलब खुद को क्या मानेंगे आप लोग, उत्तम मानेंगे। ठीक है, तो मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, आप कौन सा सर्वनाम है, तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। जब आप लोग कहेंगे ना, जो हमारे कोई सामने बैठा होगा या सामने रहेगा तभी तो हम कहेंगे आप, कहीं दूर रहेगा तो हम लोग क्या कहते हैं, उसका, उसकी, है ना। तो आप कौन सा है, तो आप निश्चय है ना। तो आप कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़े। पुष्प कौन सा शब्द है, तो पुष्प तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे, ख्याल कौन सा शब्द है, तो ख्याल विदेशज शब्द है। ठीक है, ख्याल जो है वो विदेशज शब्द है, अरबी का। आगे, तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, तेंदुआ कौन सा शब्द है, तो देशज शब्द है। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार ये एग्जाम में आया है। तेंदुआ कौन सा शब्द है, तो देशज शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल विश्लेषण है, तो गोल गुणवाचक विश्लेषण है। कैसे, देखिए, विश्लेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विश्लेषण कहते हैं। तो बोलते हैं ना उसका चेहरा गोल है, तो उस चेहरे की विशेषता बता रहा है ना, तो गोल है, इसीलिए उसका गुण बता रहा है, इसीलिए ये गुणवाचक विश्लेषण हो गया। आगे, कोई विश्लेषण है, तो कोई कौन सा विश्लेषण है, सार्वनामिक विश्लेषण। ठीक है, कोई कौन सा विश्लेषण है, सार्वनामिक विश्लेषण। ठीक है, कब, कौन, कोई, कैसे, ये सब सार्वनामिक वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कोई जो है वो सार्वनामिक विश्लेषण है। आगे बढ़े। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है, तुम जा रहे हो, रहा है, रही है, रहे हो, तो ये वर्तमान काल की बात हो रही है ना। रहा था, रहे थे, रहे थे, ये सब हो जाता है भूतकाल, और रहे होंगे, रहा होगा, गा गीगे, ये वर्तमान काल। तो तुम जा रहे हो तो ये सिंपल सा वर्तमान काल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे, नाक कौन सा लिंग है, तो नाक स्त्रीलिंग है। अच्छा, अगर कोई भी शब्द आपको पहचानने को एग्जाम में आएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, तो आप लोग कैसे बताएंगे, देखिए, मेरा और मेरी लगा देंगे, ये ट्रिक है। इसके लिए लोग अलग अलग वीडियो बताएं, लेकिन हम आपको साथ में, ठीक है, अगर हम एक में मेरा लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरी है, तो बोलेंगे मेरा नाक सुंदर है, ये कहने में अच्छा लग रहा है, या मेरी नाक सुंदर है। आप बोल के देख लीजिए, अगर मेरा लगता है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, और मेरी लगता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो या मेरी नाक सुंदर है, तो मेरी लग रहा है ना, तो नाक कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे बढ़े। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। आपको पता है ना कौन कौन से समास, तत्पुरुष समास वो पढ़े ना आपने, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कौन, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब समास ही होते हैं। ठीक है, एकारक होते हैं, ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। समास वैसे 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास,
ठीक है, तो ये इस प्रकार के 6 होते हैं। आगे बढ़े। नवयुवक कौन सा समास है? तो नवयुवक कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो नवयुवक जो है वो कर्मधारय समास है। आगे बढ़े। प्रतिदिन कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास है। कैसे? प्रति क्या लगा है? उपसर्ग। प्रति जिसमें उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रति प्लस दिन, तो प्रति उपसर्ग है इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। आगे। देशभक्ति कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, यानी देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो तत्पुरुष समास होगा इसका। आगे। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। नीलकंठ हम लोग किसको बोलते हैं? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर को। तो नीलकंठ कैसा समास है? बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग कर्मधारय पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, और बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों ऑप्शन में है तो हम लोग बहुव्रीहि को वैरियता देंगे। आगे बढ़े। देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व। ठीक है, पाप पुण्य जहाँ पे इस तरीके से डैश लगा हो तो ये इसकी पहचान होती है द्वंद्व समास की। जैसे माता ऐसे लिखते हैं ना, माता पिता ऐसे लिखते हैं ना डैश लगा के, माता पिता में भी द्वंद्व समास है। ठीक है, दिन रात में भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो इसी तरीके से पाप पुण्य में भी द्वंद्व समास है। आगे बढ़े। दोपहर कौन सा समास है? तो दोपहर में द्विगु समास है, जिसमें आगे संख्या लगी हो वो उसे द्विगु समास कहते हैं। दोपहर यानी दो पहर, दो है ना, दो ये संख्या है ना, 1 2 3 ये सब संख्याएं होती हैं। दोपहर का मतलब दो पहर, ये द्विगु समास है। ठीक है, आगे बढ़े। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा समास है? निषेधवाचक। मना करने के सेंस में अगर बोला जाए तो उसमें नहीं लगा है ना, तो ये निषेधवाचक है। मना करने के सेंस में बात बोली जा रही है। ठीक है, तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये निषेधवाचक वाक्य है। आगे बढ़े। ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? ओह, जहाँ पे इस तरीके का शब्द लगा हो वहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य होता है। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में भी आएंगे। ठीक है, आज हम आपको इंग्लिश का ये पढ़ाएंगे, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ठीक है, इसी तरीके के इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएंगे, बस वो हालांकि उसकी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। ठीक है, जैसे पूछा गया है ओह यह पिट ही गया, ये कौन सा वाक्य है? तो ये विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक। कैसे? इसमें संकेत दिया गया है कि यदि तुम चलोगे तो मैं चलूँगा वरना नहीं, है ना, तो ये कंडीशन है या संकेत दिया गया है। ठीक है, तो यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये संकेतवाचक। इसमें विस्मयवाचक नहीं है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है, आज्ञा नहीं दी जा रही है, ना ही मना किया जा रहा है ना, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक। ये इच्छा, हमारी इच्छा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, तो ये अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो रस भरा करण तत्पुरुष। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है ना, यानी रस से भरा, से यहाँ पे भी आ रहा है। अगर इसको रस भरा को हम थोड़ा विच्छेद करके लिखते हैं तो रस से भरा, तो करण तत्पुरुष समास है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त कर्म तत्पुरुष। कैसे? कर्ता ने कर्म को आ रहा है ना, तो यानी स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, यहाँ पे को छिपा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे ही बोल निकालिएगा, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे को छिपा हुआ है तो कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यथा संभव में कौन सा समास है? तो यथा धन संभव, यथा हमारा उपसर्ग लगा है आगे, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। कहीं भी अगर यथा आपको दिख जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, वीणा पाणी कौन सा समास है? तो वीणा पाणी बहुव्रीहि समास है। वीणा पाणी किसका पर्यायवाची है? माता सरस्वती का, है ना, ये वीणा है हाथों में जिसके, अर्थात माता सरस्वती, तो ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आगे बढ़े। दु अन्नी कौन सा समास है? तो यहाँ पे दु अन्नी मतलब दो अन्नी। ठीक है, यानी द्विगु समास है, संख्या दी हुई होती है तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। आगे। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है,
सॉरी 3 प्रकार के। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है मंत्रिमंडल, और बाकी ये मंत्रिमंडल अशुद्ध है, ठीक है, ये अशुद्ध है। एकत्र, नीरस, योगीराज ये सही है, लेकिन मंत्रिमंडल सही कैसे लिखेंगे? मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल होता है, ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल, इस पे छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हमारा एक क्वेश्चन गलत कर देती हैं, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है हमारे समान ज्ञान में। अच्छा है कि हिंदी भाषा में नहीं है, वरना बच्चों का इंग्लिश में तो 30 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिनका सब्जेक्ट नहीं रहा हो तो वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ मार्क्स लाना बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल में छोटी की मात्रा रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है कौन सा? साप्ताहिक, ये अशुद्ध है। कैसे? बाकी सारे शुद्ध शब्द हैं, वीणा, वाष्प, सिंदूर, ये सारे शुद्ध हैं। अशुद्ध साप्ताहिक में ये लिखा है साप्ताहिक, बल्कि होता है साप्ताहिक। सा में भी आ की मात्रा लगेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने मित्रों में, ठीक है, ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम आपको एग्ज़ाम तक यूं ही प्रैक्टिस सेट कराते रहें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द। इसमें अशुद्ध कौन सा है? देखिए, ये शुद्ध भी ध्यान दीजिएगा, इसी को अशुद्ध करके अगर एग्जाम में पूछ लिया तो ईर्ष्या हमारा शुद्ध है, अनुकूल भी शुद्ध है। देखिए, अनुकूल, ऐसे आशीर्वाद भी शुद्ध है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और नक्षत्र गलत है, ठीक है, ये अशुद्ध है। नक्षत्र क्या है? अशुद्ध है। नक्षत्र कैसे लिखेंगे? न, और यहाँ पे ये वाला क्षत्रिय वाला छा होगा, ठीक है, ना कि छाता वाला छा। तो ये हो गया नक्षत्र, ठीक है, और ये बाकी सारे शुद्ध हैं। आगे बढ़े। देखिए, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं को आप लोग एग्जाम में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को पता रहे कि यहाँ पे नहीं के सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वायु सखा, ठीक है, ये आग का पर्यायवाची है। हुताशन आग का पर्यायवाची है। विभावशु आग का पर्यायवाची, लेकिन विपथगा आग का पर्यायवाची नहीं है। फिर कौन सा है? विपथगा का पर्यायवाची होता है गंगा, ठीक है, सुरधरी, भागीरथी, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं, यानी विपथगा किसको बोलते हैं? हम गंगा को। आगे बढ़े। ये 45 क्वेश्चन हमारे हिंदी के कंप्लीट होने वाले हैं। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा, लिप्सा को हम क्या बोलेंगे? इच्छा। लिप्सा मतलब इच्छा, कामना इच्छा, स्पृहा भी इच्छा, लेकिन यातना इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। यातना मतलब होता है कष्ट देना, ठीक है, तो यातना इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये हिंदी के 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे हम इंग्लिश शुरू करते हैं। धैर्य बनाए रखिए और फटाक से इसको समझते हुए चलिए। क्या है? वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप सभी लोगों को पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड होते हैं? 26, है ना, 26 वर्ण होते हैं। जैसे हिंदी में कितने होते हैं? 52 होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में 26 होते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, ABCD तो आप लोगों को सभी को आती होगी, ठीक है। जैसे हिंदी के वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, वैसे ही इंग्लिश के वर्णमाला को भी 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? इसमें भी स्वर व्यंजन। स्वर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवल, ठीक है। एग्जाम में आए कि इसमें से वॉवल छांटिए और कॉन्सोनेंट बताइए, तो स्वर को बोलते हैं वॉवल और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवल, कॉन्सोनेंट, ठीक है। इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? A, E, I, O, U, ये 5 होते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, इंग्लिश में 5 होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट, अब 5 हटा देंगे तो 21 बचेंगे ना, तो 21 व्यंजन होते हैं और हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्या आगे देखते हैं? A, E, I, O, U को छोड़ के सभी व्यंजन होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आगे पढ़ें। कैपिटल लेटर्स, ठीक है। आप लोग इंग्लिश को समझ लेंगे तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैपिटल लेटर्स तो आप लोग को लिखना आते ही होंगे इंग्लिश में, ठीक है, और स्मॉल लेटर भी लिखना आते होंगे, है ना। तो ये कैपिटल लेटर्स और ये स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं। आगे पंक्चुएशन ऑफ इंग्लिश, जैसे अभी हम हिंदी में ऊपर पढ़ के आए हैं ना कि इसमें से ये कौन सा वाक्य है, तो हम लोग ने टिक किया था ना विस्मयादिबोधक।
ऐसे ही इंग्लिश में भी वाक्य होते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन ऑफ इंग्लिश मतलब विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? विस्मयादिबोधक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लामेशन मार्क इसको बोलते हैं। ये कब लगाया जाता है? जब हमें बहुत खुशी होती है या बहुत दुख होता है या हम अपने उत्साह को व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है, या चिल्लाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लामेशन चिन्ह लगाते हैं। ऐसे ही वाव, इसका चिन्ह क्या है? देखिए वाव, भगवान का शुक्र है, मतलब थैंक गॉड लगा ना। अगर आ जाए थैंक गॉड वी विल विन, यानी मैं जीत गई, थैंक गॉड कि मैं जीत गई। तो अगर आ जाए इस तरह इंग्लिश में लिखने के लिए, तो आ जाए इसमें से ये कौन सा वाक्य है, तो आप लोग एक्सक्लामेशन पे टिक करेंगे, है ना। जैसे आप हिंदी में विस्मयादिबोधक पे टिक करके आए हैं, ऐसे ही इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग एक्सक्लामेशन में टिक करेंगे, ठीक है। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं ना, शाबाश, वेल डन, है ना। आगे बहुत बहुत धन्यवाद, यानी थैंक्स अलॉट। इस चिन्ह से पहचान में आ जाएगा कि ये एक्सक्लामेशन चिन्ह है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेशन चिन्ह मार्क। आगे है हमारा प्रश्न चिन्ह, क्या बोल को? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाते हैं? जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, ये नेगेटिव नहीं के सेंस में भी हो सकते हैं और विदाउट नहीं के सेंस में भी हो सकते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम, ये पूछा ना। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है। अगर वह कहाँ रहता है, तो वेयर डज ही लिव। तुम क्यों नहीं आए, ये नहीं के सेंस में हो गया, तो वाई डू नॉट टू कम मी, टू कम, है ना। ऐसे ही होगा। आगे बढ़े। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। ये वाक्य के कंप्लीट होने पर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग वाक्य बोल रहे हो, तो अगर वो कंप्लीट होता है, जैसे तुम जा रहे हो, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। वह लखनऊ गया था, तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो इसको हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। अब पढ़े। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, फुल स्टॉप। अभी वह स्कूल गया था, ही हैड गॉन टू स्कूल नाउ, या जस्ट, कुछ भी इसमें से लगा सकते हैं। मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल, तो आपको पता चल गया होगा फुल स्टॉप क्या होते हैं। ये जो डॉट सा निशान है, इसी को फुल स्टॉप कहते हैं। आगे उद्धरण चिन्ह, हम लोग उद्धरण चिन्ह क्यों लगाते हैं? तो हम किसी के वाक्य को जैसा उसने कहा वैसा ही मेंशन करने के लिए, कोटेशन को मेंशन करने के लिए हम उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। इसको इंग्लिश में कोटेशन चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। जब हम कोटेशन लिखते हैं ना, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ग्रेट, तो आप लोगों ने उद्धरण चिन्ह लगाया होगा, ठीक है, तो इसको कोटेशन मार्क बोलते हैं। जैसे पिता ने कहा तुम बाजार जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी डैड सेड यू हैव गो टू मार्केट, लगा है ना। किसी की कही हुई बात को लिखने के लिए भी हम कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। माँ ने मुझसे कहा तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, मॉम टोल्ड मी यू हैव गो टू स्कूल, ठीक है। अब अगला चिन्ह आता है हमारा अच्छल लोप, जिसको हम एपोस्ट्रॉफी मार्क बोलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। पहला, जब हमें बताना हो कि यह किसी वस्तु या कोई भी चीज़ है, अर्थात का के अर्थ में भी करते हैं। और दूसरा यह, जब हम इसकी सहायक क्रियाओं के साथ जब नहीं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना डोंट एंग्री मी बोलते हैं ना, तो हम नहीं के सेंस में भी हम एक सिंगल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, ठीक है। जैसे डज नॉट लिखा है, ये डोंट, ये हैव नॉट, ठीक है। इसके उदाहरण से देखें। देखिए यह सोनम का कुत्ता है, तो का के सेंस में भी लगाते हैं, अभी मैंने पढ़ा है। तो इट इज़ सोनम, यहाँ पे का के लिए अगर हम सोनम एस लगाए ना, एपोस्ट्रॉफी एस, तो सोनम डॉग, ठीक है। इट इज़ सोनम डॉग, ठीक है। यहाँ पे का के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है। सुहाना का पेन है, या सुहाना का पेन है, तो इट इज़ सुहाना पेन। टीना का भाई मेरा दोस्त है, तो टीना ब्रदर इज़ माई फ्रेंड, यानी जहाँ पे का आया है ये का, तो इसकी जगह हम एपोस्ट्रॉफी एस का लगाते हैं। शुभम का दोस्त अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट लगाना है ना, तो देखिए शुभम का की जगह एपोस्ट्रॉफी एस, फ्रेंड अच्छा नहीं है मतलब इज़ नॉट गुड, ठीक है। नॉट को हम NOT पूरा नहीं लिखे हैं, एक सिंगल एपोस्ट्रॉफी एस लगा के टी लगा के, ये शॉर्टकट होता है, ठीक है।
तो इसी तरीके से हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी, सिंगल एपोस्ट्रॉफी सीख लिया। आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस कितने प्रकार, जैसे हिंदी में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है ना 6 प्रकार के, ऐसे ही इंग्लिश में भी वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम कथनवाचक कहते हैं। असर्टिव ऐसे वाक्य जिसमें कोई सामान्य बात का वर्णन हो, इस तरह के वाक्य को कथनवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य दोनों कहे जा सकते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे हिमानी मेरी बहन है, ये असर्टिव सेंटेंस है। हिमानी इज़ माई सिस्टर, आई गो टू स्कूल, रानी इज़ गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। रानी इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट, ये नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है, ठीक है। आगे दूसरा वाक्य है हमारा वाक्य प्रश्नवाचक, जैसे जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रश्नवाचक को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे ही अगर आ जाए वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हो और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से ये कौन सा वाक्य है, तो आप लोग किस पे टिक करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह को इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव साइन बोलते हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, और अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होता है, यही इसकी खास पहचान होती है, ठीक है। तो आप कहाँ जा रहे हो, देखिए लगा है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो हम लोग बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उस पर ही हम लोग टिक करेंगे। वेयर आर यू गोइंग, आगे तुम स्कूल कब जाते हो, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव। आगे आज्ञावाचक, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। आज्ञा के सेंस में हिंदी में भी आज्ञावाचक था ना, तो इंग्लिश में भी आज्ञावाचक है। तो आज्ञा देने को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपके क्वेश्चन बनेगा इनमें से कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या इसमें से कौन सा ये सेंटेंस है, तो आप लोग इसकी इंग्लिश जाने रहेंगे तभी तो वहाँ टिक कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे वाक्य जिसमें कहे वाक्य का अर्थ आज्ञा, प्रार्थना या आदेश को व्यक्त करता हो, तो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य लगता है, यानी इम्पेरेटिव का चिन्ह लगता है। इसको पढ़ने पे पता चलेगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ से बाहर जाओ, ये क्या है, एक आदेश है, ठीक है। तो अगर आ जाए गेट आउट ऑफ हेयर, ऐसे ही आ जाए, हिंदी तो वहाँ लिख के आएगी नहीं, तो देखिए अगर लिख के आ जाए कि गेट आउट ऑफ हेयर, ये कैसा सेंटेंस है, तो आप लोग किस पे टिक करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव मतलब आज्ञा देना, ठीक है, आदेश देना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसको आप 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ठीक है। आगे, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, ये आज्ञा दी जा रही है, तो जिसमें आज्ञा दिया जाए, आदेश दिया जाए, प्रार्थना की जाए, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। यू हैव नॉट गो टू स्कूल, तुम्हारे यहाँ से जाना चाहिए, मतलब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये रिक्वेस्ट हो रही है, मतलब ना हम ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, ना ही हम कह रहे हैं कि आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, एक रिक्वेस्ट है, तो यू शुड गो फ्रॉम हेयर, ठीक है। या फिर प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद विस्मयादिबोधक, ठीक, जिसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। विस्मयादिबोधक का ऐसे चिन्ह होता है, ऐसे वाक्य में जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डरना, धमकाना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसके भी अगर एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही आएगा, हिंदी नहीं आएगा, हम आपके सरलता के लिए हिंदी लिख के लाए हैं। देखिए, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अगर ये सेंटेंस आ जाए और ऑप्शन दे दिया जाए ये कौन सा मतलब सेंटेंस है, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, है ना, तो आप लोग किसमें टिक करेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पढ़ाते, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो ऐसे गॉड ब्लेस यू, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। व्हाट रबिश, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। आगे बढ़े, पार्ट ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, पार्ट ऑफ सेंटेंस 4 प्रकार मैंने पढ़ लिए। मुख्य तौर पर वाक्य के 3 भाग होते हैं, कर्ता, आप लोग को कल बताया था, कर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इन्हीं से हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, यानी वाक्य बनाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, जिसके बारे में बताया जा रहा हो उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे मोहन सो रहा है,
तो हम लोग मोहन के बारे में बता रहे हैं ना, तो मोहन इसमें सब्जेक्ट होगा। ऐसे इसमें कोई महिला, इससे वाक्य की स्थिति का ज्ञान होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल, यानी इसमें क्या होगा, यहाँ पर वाक्य जिसमें मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर करता है, ठीक है। खुद ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन होता है। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। जैसे हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, तो इंग्लिश में 3 होते हैं। तो आई क्या है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। खुद को आई मतलब मैं, ओ यानी खुद को हम फर्स्ट पर्सन में रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, मैं सिंगुलर है, ये इतना ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे रानी स्कूल जा रही है, तो रानी इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है, जा रही है, तो रानी सब्जेक्ट हो गया, गोइंग मतलब जाना, यानी कि ये हो गया वर्ब, और गो टू स्कूल ये हो गया ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रही है यानी स्कूल जा रही है, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर रानी करता है, करता मतलब सब्जेक्ट जो एक संज्ञा है, ठीक है। वह घर पर है, ही इज़ एट होम, ही हमारा क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें ही हमारा क्या है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बताया जाए वह ही सब्जेक्ट होता है। आगे हम कल स्कूल जाएंगे, वी विल गो टू स्कूल टुमारो, यहाँ पे वी हमारा क्या है सब्जेक्ट, ठीक है, वी सब्जेक्ट है। आगे फर्स्ट पर्सन, हम, मैं, ये सब फर्स्ट पर्सन आते हैं। तुम यहाँ से जाओ, यू गो फ्रॉम हेयर, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, यू क्या होता है सेकंड पर्सन। आगे क्रिया, क्रिया क्या होता है, जब क्रिया वही होता है ना, सोना, उठना, रोना, आना जाना, खाना पीना, कोई भी काम करता हुआ दिखते हैं तो वो क्रिया है, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे क्रिया क्या है गो, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई हमारा सब्जेक्ट, गो हमारा हो गया वर्ब, ये वर्ब मतलब क्रिया, स्कूल में हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, वह कार है, तो वह मतलब डैट, निर्जीव वस्तु के लिए इट डैट लगाते हैं ना, तो वह मतलब दूर खड़ी है, तो इसीलिए यहाँ पे डैट का यूज़ किया गया है। दिस मतलब अगर कोई भी हमारी चीज़ नज़दीक हो तो वहाँ पे दिस लगाते हैं, डैट, जब कोई चीज़ हमसे दूर हो तो वहाँ पे डैट लगाते हैं। तो वह कार है, अब कार हमारे बगल में तो नहीं आके खड़ी होगी, हाँ, वह मतलब वह का संकेत मतलब होता है ना, हम उंगली से दिखाते हैं वह कार है, तो यानी हमसे कुछ दूरी पर है, ठीक है। तो डैट इज़ द कार, ये इस वाक्य में सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, डैट, डैट हमारा सब्जेक्ट है। इज़ हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, लेकिन वाक्य में द कार हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यह एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सब हेल्पिंग वर्ब वर्ब से पहले ज़रूर लगता है, ठीक है। इसको एक्सुलरी वर्ब भी बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे टाइम को बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस का है, फ्यूचर का है या पास्ट का है, ठीक है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब कहलाती है, ठीक है। जैसे सोना, उठना, खाना पीना, ठीक है, ये मैंने बताया है आपको ऊपर। आइए उदाहरण से समझते हैं। मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, तो आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, एम हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग मतलब हो गया देखना है, यानी ये मुख्य क्रिया है, ठीक है। और राइट नाउ ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सुहाना सेब खा चुकी थी, तो सुहाना सब्जेक्ट, हैड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईट खाना मतलब मेन वर्ब, और एप्पल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह सिनेमा जाता, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, गोस हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लगा के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। सहायक क्रिया आ गया होगा समझ में, ठीक है। देखिए कौन कौन सी सहायक क्रिया होती हैं, इज़, एम, आर, हैव, हैज़, डू, डस, ठीक है, ये सहायक क्रिया होती हैं। किसमें, ये होती हैं प्रेजेंट में। इज़, एम, आर, हैव, हैज़, डू, डस ये प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में वॉज, वर, हैड, डिड ये पास्ट टेंस के लिए, और फ्यूचर टेंस में विल, सेल का यूज़ करते हैं, ठीक। आगे आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड। इसको आप बताइएगा कमेंट करके कि इसमें
कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और किसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, किसे हम मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक है, सोनम बाजार जा रही है तो सोनम वॉज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी जो सबसे लास्ट में आता है, ऑब्जेक्ट आप लोग को समझना है। तो देखिए मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। पेन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये मेरे पास कुछ पैसे हैं तो आई हैव सम मनी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो ना, वही ऑब्जेक्ट होता है। आपका कार अच्छा है तो योर कार इज़ गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, कार। क्यों, जिसके बारे में बताया, किसके बारे में बताया जा रहा है, कार के बारे में। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अमृता मेरी बहन है तो यहाँ पे मेरी बहन है ना, बहन के बारे में बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेरी बहन, यानी माई सिस्टर। अमृता इज़ माई सिस्टर। प्रवीण मेरा भाई है, यानी प्रवीण इज़ माई ब्रदर। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इसको धैर्य के साथ देखिए। चलिए, ये आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। धन्यवाद।